एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे और लेटेस्ट किताब है 2022 की। और इस किताब में मैंने पहले भी बताया था आपको 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं और सारे भूगोल खंड से हैं। ठीक दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था पिछले वीडियो वाला वो था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वाला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नोट्स देख लेते हैं। दक्षिण यानी कि प्रायद्वीपी। दोस्तों, जो प्रायद्वीपी भारत है तो प्रायद्वीपी भारत को ही दक्षिणी भारत कहा जाता है। जैसे ये है, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो एरिया है पूरा है ये प्रायद्वीपी भारत है। ठीक, तो इसमें जो भी नदियां हैं आज हम लोग इन यहाँ के बारे जितने भी नदियां हैं उन नदियों के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी लगा लेंगे। ठीक, इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के उनको भी पढ़ लेंगे। भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। दोस्तों, दक्षिणी यानी कि भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपी भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों, मेन नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, मुहाना उसको कहते हैं जहाँ पे नदी खत्म होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से नदी आई और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो इसका जो मुहाना है, तो जहाँ पे उसका स्थान खत्म हो रहा है, नदी अपना नदी जब गिर रही है तो इस स्थान को मुहाना मुहाना कहते हैं। तो पूर्व की ओर जो भी नदियाँ बहती है हमारी, जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है दोस्तों, ये डेल्टा बनाती है। अपने मुहाने में क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और जो पश्चिम की ओर यानी कि जो अरब सागर की ओर जो नदियाँ बहती है, अरब सागर की ओर इधर नर्मदा, तापी, माही नदियाँ जो इधर को बहती है वो एस्चुरी बनाती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, पूर्व की ओर बहने जो अरब बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती है, और पश्चिम की ओर यानी कि जो अरब सागर की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाते हैं। डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपी भारत में नर्मदा, तापी और माही मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और ज्वारोन्मुद्ध दोस्तों वही है एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वारोन्मुद्ध। ठीक, दक्षिण भारत की नदियां दोस्तों, अब इसमें इसमें तो सारी नदियां दे दी गई है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार अध्ययन कर लेते हैं उत्तर से। तो जैसे ये है, यहाँ पे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी है ना, व्यास, ये सब सतलज है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा का जो उद्गम है, यहाँ से गंगा निकल रही है, और यमुना इसकी सहायक है, रामगंगा, चंबल इसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंध, बेतवा है ना। और गंगा जैसे दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, गंगा इधर से, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो उसके बाद इधर को जब इधर बांग्लादेश में चली जाती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब वो मेघना में मिल जाती है, तो जब मेघना मिलती है तो जमुना, जब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद वो मेघना मिलती है, तो उसके बाद वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, यहाँ से आई, इधर से आई ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए नीचे पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। और स्वर्ण रेखा नदी है जैसे दोस्तों ये, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, हुगली की सहायक है स्वर्ण रेखा नदी, और कोयल नदी है। दोस्तों, ये कुछ नदियां हैं, मेन नदियां जो दक्षिण भारत की हैं। और ये महानदी है दोस्तों, और महानदी कोयल नदी है ना। और एक गोदावरी नदी है, गोदावरी की शायद इंद्रावती होगी, वर्धा होगी, पेन गंगा होगी, और मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों। गोदावरी की दोस्तों गोदावरी है उसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। ठीक, प्रायद्वीपी भारत वही दक्षिणी भारत, सबसे बड़ी लंबी नदी है ये, और 1465 किलोमीटर इसका है। इसका जो लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर में।
और दोस्तों गोदावरी नदी जो है इसके बारे में पढ़ने ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। दोस्तों दक्षिणी गंगा से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दक्षिण गंगा के नाम से जो नदी है वो गोदावरी कही जाती है और दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। ठीक, तो दक्षिणी की गंगा कावेरी नदी और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी। तो ये है। और कृष्णा नदी है दोस्तों, ये इधर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो कृष्णा नदी की सहायक जैसे तुंगभद्रा होगी और उसके बाद नीचे में पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी। और पेन्नार, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार, दो पेन्नार नदियाँ हैं, आपको दिख रहा होगा। और कावेरी नदी है उसके नीचे में, फिर वैगाई नदी, ये सब तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों को सजाइए। तो ऊपर से पहले ये गोदावरी नदी होगी और कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी है। और उत्तर पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी नदी और वैगाई, सबसे लास्ट में वैगाई नदी। वैगाई के नीचे में भी एक नदी है दोस्तों, उसका नाम है ताम्रपर्णी नदी है। ताम्रपर्णी नदी है वहाँ पे, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ताम्रपर्णी नदी है, इससे भी नीचे में है, साउथ की ओर। तो दोस्तों ये जितने भी नदियाँ हैं यहाँ वाली, ये अपने मुहाने पे, जहाँ पे ये मुहाना है इनका, तो ये क्या करती है, मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है। क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है ये वाला एरिया, तो सब नदियाँ ये अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि इधर को जो जा रही नदियाँ, तो ये नदियाँ एस्चुरी या ज्वारोन्मुख का निर्माण करती है। दोस्तों हमने मोटा मोटा देख लिया है, अब हम लोग इसको एक बार नोट्स की ओर देख लेते हैं फिर से। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अरब सागर में जो गिरती है नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गोदावरी है और सबसे बड़ी नदी भी है, लेकिन वो क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये अरब सागर में गिर रही है ना, तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होता है। नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर एवं नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रभावित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वारोन्मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहाँ तक नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों जो धुआंधार जलप्रपात है तो वो जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी के गहरे गार्ज में बहती है। ठीक, तो धुआंधार जो जलप्रपात है दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वारोन्मुख का निर्माण करती है। कौन सी नदी दोस्तों? तो ये नदी है ताप्ती नदी। क्योंकि ताप्ती और नर्मदा दोनों ही ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी कि 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। दोस्तों जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिणी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह क्षेत्र, जो अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी यानी कि 50% जो है भाग, ठीक है, नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में वो कौन सी नदी का है? वो है जो त्र्यंबक से निकलने वाली गोदावरी नदी है। ठीक,
तो इसकी द्रोणी महाराष्ट्र यानी कि नदी द्रोणी का 50% भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी के यनम में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कभी कभी सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गोदावरी की सहायक तो हमें याद करनी ही चाहिए, क्योंकि गोदावरी सबसे भारत दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और ये इसकी सहायक नदी पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है और इंद्रावती और वेनगंगा। ये मंजीरा तो आप ध्यान अच्छे से याद करेंगे, मंजीरा ये वाले क्वेश्चन, मंजीरा हो गया, प्राणहिता ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, इंद्रावती है जैसे। तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों कृष्णा की सहायक नदियां देख लेते हैं, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। दोस्तों कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय जो गोदावरी के बाद की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है वो कृष्णा नदी है, सेकेंड नंबर पे, ठीक है। तो इसका जो इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। दोस्तों मूसी नदी के किनारे जो है, मूसी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे इसे भी। तो इसकी द्रोणी, हम कृष्णा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली है। किसकी? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। दोस्तों जो कृष्णा नदी का जो जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के बीच चला है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS बहावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ से सिहापा पहाड़ी यानी कि धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों महानदी जो है मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी, ठीक ध्यान रखेंगे, सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकल रही है महानदी नदी और धमतरी जिला पूर्व की ओर बहती है। और 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से प्रभावित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। जो महानदी है ये भी डेल्टा का निर्माण करेगी, क्योंकि दोस्तों ये भी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र दोस्तों किसका? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है जहाँ यहाँ श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों अमरावती है, भवानी है, हेमावती है तथा काबिनी है। दोस्तों जो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। दोस्तों इन सभी जितने भी इसकी सहायक नदियाँ हैं ई आ रहा है सभी में, देखिए अमरावती ई आ रहा है ना, भवानी ई आ रहा है, हेमावती ई आ रहा है और काबिनी ई। आप इससे ट्रिक से भी आप इनको याद कर सकते हैं। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। दोस्तों आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है तो वो कौन सी है? कावेरी नदी का जलप्रपात, ठीक है। तो वो जो कावेरी नदी का जो वाटरफॉल है आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों वो कावेरी नदी पे है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु,
तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। दोस्तों एस्चुरी किसको कहते हैं? जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। समुद्र और जो नदियों का जो मिलान बिंदु है दोस्तों, उसको एस्चुरी या ज्वारनुबंध कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी की है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी जो है सेंट लॉरेंस नदी की है। दोस्तों टेबल दिया गया है और इसमें कुछ ये नदियाँ हैं और उसका उद्गम और लंबाई किलोमीटर में, ठीक। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी, इसका जो उद्गम है अमरकंटक मैकाल पर्वत से और इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, ठीक। नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी आप जानते हो कि ये एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में ये गिरती है। दोस्तों सेम नदी ताप्ती भी, ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी दोस्तों त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों सेकेंड नंबर की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नंबर की जो नदी है कृष्णा नदी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान रखिए, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पे कृष्णा। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है और 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी दोस्तों जो है सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 851 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे इन सभी की, ठीक है। चलिए, नदी और इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों दिया गया है। जैसे गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं पूर्णन, वृद्धा और प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा और इंद्रावती। दोस्तों ध्यान रखिए, गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ है? पूर्णा है, वृद्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा, बेनगंगा और इंद्रावती। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा। ये सभी नदियाँ दोस्तों कृष्णा की सहायक है। और कावेरी की सहायक नदियाँ दोस्तों अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी। दोस्तों ध्यान रखिए, कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मैंने बताया था आपको, आप इसमें ई याद करें। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ठीक। और महानदी की जो सहायक नदियाँ दोस्तों शिवनाथ है और हसदेव और ईब है और तेल नदी। ये सभी नदियाँ किसकी सहायक है? महानदी की। दोस्तों सहायक नदी और जो सहायक नदियाँ होती हैं, आप देखिए जैसे ये नदी आ रही है, तो ये नदी आ रही है, जैसे ये गंगा है जैसे, ठीक है। तो गंगा की जैसे सहायक नदी यमुना है ना, राइट, दाहिने ओर से यमुना जो नदी इलाहाबाद में मिलती है, तो इसको सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक। तो ये सहायक नदी हुई। लेकिन एक सहायक नदी होती है, एक होता है वितरिका। तो दोस्तों वितरिका किसको कहते हैं? जो नदी जैसे यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आई हमारे अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए नीचे को आई, ठीक है। तो यहाँ से जब वो ब्रह्मपुत्र नदी एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरी, ठीक। कहाँ पे गिरी? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे उसको मेघना कहा जाता है। तो एक जो ब्रह्मपुत्र की जो दूसरी नदी आई इधर को आई इंडिया की तरफ, ठीक है। तो इसको सहायक नदी तो नहीं कहा जा सकता ना, किसको? जो हमारी जो हुगली बनी, यहाँ से इधर को हुगली बनी, तो इसको सहायक नदी नहीं कहते, इसको बोलते हैं वितरिका। इसकी किसकी वितरिका है? ये ब्रह्मपुत्र की वितरिका, जो भारत में इधर को गई ना बांग्लादेश को, तो इसको वितरिका कहते हैं और ये सहायक नदी हुई, ठीक है। तो ये नदी है, इसकी छोटी छोटी नदियाँ जो इसमें मिल रही है उसको सहायक नदियाँ कहते हैं, नदी कहते हैं। लेकिन कोई बड़ी नदी इधर को गई है और दूसरे देश में चलेगी या दूसरी जगह चलेगी, इससे कोई नदी इधर को आ रही है, इस नदी की कोई इधर को नदियाँ आ रही दूसरी जगह चली जाएगी, तो इसकी वितरिका कहते हैं। तो नदी, सहायक नदी और वितरिका, मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्पष्ट हुआ होगा। दोस्तों अभी इसके हमने जितने भी हैं नोट्स पढ़ लिए हैं, अब हम लोग इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो पढ़िएगा। तो पहला है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोस्तों पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या कथन सही है? बिल्कुल दोस्तों सही है, पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर, हम लोग सीधे उत्तर देख लेते हैं, तो इसका ए है बिल्कुल। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। दोस्तों पश्चिम घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कि कठोर चट्टानों के ऊपर प्रभावित होती है। तो इसी कारण से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों? ये यूपी पीसीएस फ्री में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आरओ मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की सब प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रभावित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। दोस्तों जो यहाँ पे हैं कठोर चट्टानों के कारण, क्योंकि तीव्र प्रवाहित होती है ना, ये तीव्र प्रवाहित होती है, इनको टाइम कम मिलता है कहाँ पे, अपने सागर में पहुँचने के लिए। जबकि इधर की जो नदियाँ हैं बहुत लंबा मार्ग लंबा मार्ग मिलता है इनको बंगाल की खाड़ी में पहुँचने तक, तो जिस कारण से ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ये सही है। फिर से क्वेश्चन कथन कारण वाला दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों क्या इस बात से आप सहमत है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? बिल्कुल सही है दोस्तों, नर्मदा तापी, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों कारण भी सही है। ठीक, तो इसका है कथन कारण, इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी बड़ी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी, दोस्तों माही भी है, ठीक है, माही नदी भी, माही लूनी नदियां भी है, पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इसका प्रमुख कारण है ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण करके भ्रंश में से प्रभावित होती है। तीसरा क्वेश्चन है, IAS प्री 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों होता है? तो पहला दिया है इन्होंने, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। और सेकंड है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों इसका ये स्टार लगाया है इस क्वेश्चन में, इसका एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है। और नर्मदा नदी दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन कौन से सही है? 1 और 2, और 1 और 2 किसी में भी नहीं है, तो इसमें इसीलिए स्टार लगाया इन्होंने। तो यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, कौन सी? नर्मदा नदी, और यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ा है, नोट्स में भी पढ़ा था ये। तो नर्मदा जो नर्मदा घाटी है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत, फिर वही क्वेश्चन, तो सतपुड़ा, ये वाला चौथा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी दोस्तों वही विंध्याचल और सतपुड़ा, तो नर्मदा नदी, ठीक, सतपुड़ा और विंध्याचल ना, हाँ। छठा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बड़ा है, UPPCS मेंस में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है, कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों भाई नर्मदा इधर को बहती है, क्या डेल्टा का निर्माण करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो ये गलत हो जाएगा सीधे सीधे। और दूसरा है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल ठीक है, कारण नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। तो दोस्तों कारण बिल्कुल ठीक है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन कथन बिल्कुल गलत है। तो D वाला सही हो जाएगा, A गलत है परंतु R सही है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। भ्रंश से प्रभावित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है। 7वां क्वेश्चन है,
कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? दोस्तों इसमें रिफ्ट या फॉल्ट थ्रो से बहने वाले जो नदी है दोस्तों, तो वही फिर से क्वेश्चन, तो नर्मदा नदी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए वाला। ठीक, नर्मदा घाटी उदाहरण है दोस्तों किसकी? भ्रंश घाटी का। ठीक है, बी वाला इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसमें हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली नदी नर्मदा हो जाएगी। बाकी गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, तीनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो विशेष, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखी मूल या संरचनात्मक मूल या वायु मूल या हिमानी मूल? दोस्तों नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त लक्षण कौन सा होगा? तो इसका सही है संरचनात्मक मूल। झारखंड पीसीएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों 4 विकल्प दिए गए इसमें। गंगा, वो गंगा तो बनाती है भाई डेल्टा का। स्वर्ण रेखा भी बनाती है। ताप्ती दोस्तों नहीं बनाती। देखिए 2 ऑप्शन दे दिया, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही दे दिए इसमें, तो सी और डी नहीं बनाती है। बाकी गंगा और स्वर्ण रेखा ये दोनों ही डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो ये भी एक विवादित क्वेश्चन है, तो इसमें स्टार दिया है इन्होंने। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है, अतः सी और डी दोनों ही सही हैं। बारहवां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती? तो विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी ताप्ती है। ठीक, तो ताप्ती और नर्मदा दोनों ही हैं। ताप्ती यानी कि तापी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटी से नदी वाली तो तापी हो जाएगी। ठीक, नर्मदा और तापी दोनों ही हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो दोस्तों इसमें जो छत्तीसगढ़ पीसीएस का में क्वेश्चन पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ वाले इस क्वेश्चन में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका है राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव, जो कि एक आपको दिख रहा होगा उत्तर, तो ए इसका सही है। तो जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है ये, तो ये वाला जनपद राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ का एक ज़िला होगा ये। तो ये नर्मदा नदी का एक भाग है। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का एक भाग है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। दोस्तों कहाँ से निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो इसका बी वाला बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे स्टार दिया गया है, एक बार देख लेते हैं क्यों इस क्वेश्चन है। दोस्तों सोन और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है, जबकि महानदी, हाँ दोस्तों बिल्कुल, महानदी का अमरकंटक नहीं बल्कि महानदी का उद्गम जो है सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला। ठीक, तो ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी, क्योंकि हमने नोट्स में भी देखा था। तो जबकि सोन और नर्मदा जो है अमरकंटक से, जबकि जो महानदी है वो कहाँ से? सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला। ठीक, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो महानदी का। नर्मदा नदी का। ठीक, तो महानदी का तो सिहावा पहाड़ी ना, सिहावा पहाड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। IAS प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? तो फिर से वही क्वेश्चन, तो अमरकंटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत दोस्तों, पहला ए वाला सही है इसका। तो सोन नदी का जो वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले, अमरकंटक। तो सोन नदी दोस्तों अमरकंटक से बहती है।
सोन और नर्मदा, ध्यान रखेंगे, सोन नर्मदा अमरकंटक जिले से, अमरकंटक से, शहडोल जिले, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। ठीक, प्रश्नकाल में सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती थी। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिला में है। ठीक, उस वक्त का जो जिला था उस वक्त के हिसाब से शहडोल जिला, और अभी जो है जो अमरकंटक का भाग है वो अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी दोस्तों? तो नर्मदा है, ताप्ती है। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ए वाला, राप्ती नदी नहीं है। तो राप्ती नदी पूर्व की ओर बहती है। ठीक, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, तापी और माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो राप्ती है वो घाघरा की सहायक है। घाघरा जो कि नेपाल से निकलती है, जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अतः उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, सही उत्तर ए वाला हो गया, क्योंकि उसमें कौन कौन से हैं? नर्मदा और तापी। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भाई पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भाई गंगा तो पूर्व की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, जबकि बल्कि यमुना जो है पूर्व की ओर बहती है, और गोदावरी भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जबकि जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका है बी, ताप्ती या तापी नदी। बाकी दोस्तों ये 3 नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली है, एक तो गोदावरी होगी, और दूसरी कावेरी होगी, और कबाम। ठीक, तो कबाम, गोदावरी और कावेरी तीनों ही नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि ताप्ती और तापी नदी यहाँ से नहीं निकलती है। तो दोस्तों ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिमी घाट से निकलती है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? भाई अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो इसमें ताप्ती बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर में गिर रही है। जबकि गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों कृष्णा के बारे में हमने पढ़ा था कि कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, जिसका जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पहले में गोदावरी है जिसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक, कावेरी नदी दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सॉरी, यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तथा संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यह एक श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम है। भाई कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो गया बी वाला, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ठीक, तो कावेरी नदी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। दोस्तों आज हम लोग ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। दूसरे वाले भाग में इसके फिर 25 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 25 क्वेश्चनों को हम दूसरे वाले भाग में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।